हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम अपने मिडीवल के लेक्चर सीरीज में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो रूलर बने फिरोज शाह तुगलक, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका पीरियड 1351 से 1388 तक का है। इससे पहले हम मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर लेक्चर लिए थे। अगर आप वो नहीं देखें तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल बीएचयू वाले पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप CUT PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप बीएचयू वाले को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए आज हम फिरोज शाह तुगलक और उसके बारे में, उसके पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो यह जो फिरोज शाह तुगलक था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। जनरली हमने देखा है कि वैसे कि जो शासक है उनके जो पुत्र हैं या उनके डिसेंडेंट्स, वो अब आप यहाँ देखिए कि उन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके बाद उनके चचेरे भाई, जिनका क्या मूल नाम क्या था, कमालुद्दीन फिरोज, वो शासक बनते हैं। इनकी जो माँ थी वो एक हिंदू राजपूत महिला थी जिनका नाम बीबी नैला था। तो ये याद रखिएगा कि इनकी माता एक हिंदू महिला थी और इनके पिता का नाम रज्जब था, ये भी याद रखिएगा। और तारीख फिरोजशाही जो बर्नी की है पुस्तक, उसमें वो कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने ही उनको फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो इसलिए ये याद के रखिएगा कि वो जो शासक बनने से पहले ही उनको चुन लिया गया था, जो किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चुना था। और वो एक निर्वाचित सुल्तान थे। और कहते हैं कि निर्वाचन में जो नासिरुद्दीन चिराग दहलवी थे, इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो जब हम लास्ट लेक्चर ले रहे थे तो आपने देखा था कि जब ठट्टा में 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो वहां उनके शिविर में नासिरुद्दीन चिराग दहलवी थे। तो उसी समय में, यानी कि जो चयन हुआ है उसमें नासिरुद्दीन चिराग दहलवी की भी एक भूमिका थी। और फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक था वो 2 बार हुआ। जो पहला अभिषेक हुआ था वो सिंध में ठट्टा में हुआ, और दूसरा जो दिल्ली के में ही हुआ आकर सिंध में ठट्टा में, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वहां पर ही इनका पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वो वहां पर हुआ, और फिर दूसरा दिल्ली में हुआ। तो अगर कभी कभी पूछ लेता है कि ऑप्शन दे दिया होगा कि क्वेश्चन होगा कि किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, तो याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। और अगर ये पूछ ले पहला कहाँ हुआ था, तो पहला सिंध के ठट्टा में और दूसरा दिल्ली में। और ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या कहा, राज्य का दर्ज इस्लामिक घोषित किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो राज्य है वो इस्लामिक राज्य होना चाहिए, क्योंकि ये एक हिंदू इनकी माता थी। तो ये साबित करने के लिए कि एक सच्चे मुसलमान में, तो जो इनकी नीतियां आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे थोड़ा कट्टर थे ये अपनी मतलब नीतियों में। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि जो राज्य है उसका चरित्र इस्लामिक होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, ये यही स्लाइड इंग्लिश में है। फिर इन्होंने जो खलीफा है उसको खलीफा का नायब अपने आप को कहा, कि वो अपने आप को खलीफा का नायब उन्होंने कहा। और ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया। और इन्होंने अपने सिक्कों पे, यानी कि जो इन्होंने कॉइन्स इन्होंने गवर्नमेंट करवाए थे अपने नाम पे, उसपे खलीफा का नाम भी अंकित करवाया। और इन्होंने खलीफा से 2 बार खिल्लत प्राप्त की। तो अगर ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस शासक ने खलीफा से 2 बार खिल्लत प्राप्त की, तो वो कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी याद रखिएगा। और उसने जो खलीफा है उन्होंने उसको क्या टाइटल दिया, सैयद उस सलातिन का उन्होंने उनको उपाधि दी। खलीफा से उनको सैयद उस सलातिन की उपाधि मिली थी। फिर इन्होंने जो इनका खुतबा पढ़वाया था उसमें इन्होंने एक शासक का नाम नहीं दिया, मतलब दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों का उसमें नाम था, लेकिन एक शासक जिसका नाम उसके खुतबे में नहीं था, वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि इनके अनुसार जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने थे तो वो जब तक दास थे, यानी वो मुक्त नहीं हुए थे दास से, उनको मुक्ति बाद में मिलती है शासक बनने के बाद। तो इसलिए इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर बाकी जो भी शासक थे दिल्ली सल्तनत के, इनके इनसे पहले तक सबका अपना खुतबे में नाम पढ़वाया था। और जो इतिहासकार है इलियट और एल्फिंस्टन, उनका कहना था कि ये सल्तनत युग के अकबर है। तो ये याद रखिएगा कि किसने कहा है, तो इलियट और एल्फिंस्टन जो हिस्टोरियन है वो ऐसा कहते हैं। और किसके बारे में कहा गया, अगर ये प्रश्न बने तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा गया है, यानी सल्तनत जो पीरियड है उसका अकबर उनको कहा जाता है। फिर तारीख फिरोजशाही। अब एक चीज है कि तारीख फिरोजशाही
दो पुस्तक हैं, एक जो शमशे अफीफ ने लिखी है, शमशे सिराज अफीफ, और दूसरा ये बर्नी का पुस्तक है। जो बर्नी की पुस्तक है उसमें जो फिरोज शाह है उनके शासन काल के प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक का ही उनका इतिहास है। बाकी जो उसके बाद का जो सारा पीरियड है वो अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में लिखी है। तो याद रखिएगा। तो इसलिए देखिए इसमें कहा है कि पूरे काल का यानी कि संपूर्ण काल का अगर वर्णन किसी पुस्तक में है तो वो तारीख फिरोजशाही है, और किसकी? वो अफीफ की, शमशेर सिराज अफीफ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फिरोज ने कोई भी सीमा विस्तार की नीति नहीं अपने। अगर इनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की बात करें कि उन्होंने क्या राज्य का कोई विस्तार किया था, तो इनके समय में कोई राज्य का विस्तार नहीं हुआ। इन्होंने राज्य का विस्तार के स्थान पे ये क्या कहते हैं कि इनको जन कल्याण को ये महत्व देते हैं। इनके टाइम में आप देखेंगे बहुत सारे जो ये ऐसे विभाग बना रहे हैं जो अब मतलब महिलाओं के को मतलब या तो गरीबों से उनको दीवाने बंधन का है, जिसमें मतलब आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वो उन्होंने बनवाया है, और दीवाने खैरात और ऐसे बहुत सारे विभाग वो बनवा रहे हैं। यानी कि वो जन कल्याण पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि खजाना बड़ा होने से अच्छा है कि लोगों का कल्याण दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। तो ये वो ऐसा कहते हैं। तो ये इनका एक आदर्श वाक्य था। और फिर अगर बात करें तो कहते हैं कि उनके टाइम में युद्ध इतने, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी तो इतना कुछ नहीं है, उन्होंने भौतिक उन्नति यानी कि जो राज्य है, राज्य का डेवलपमेंट ग्रोथ उस पर ध्यान दिया। उसके लिए बहुत सारी चीजें, चाहे वो बाकी आगे आगे हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बाग मतलब लगवाई, नहरें बनवाई ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो सके, तो वो सब इन्होंने किया। फिर इन्होंने घोषणा की थी कि बिना किसी उचित कारण के अगर किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। ये ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं कि ये युद्ध या कोई भी ऐसे जंग में क्यों नहीं जाना चाहते कि क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर लड़ाई होगी तो उसमें रक्त बहाया जाएगा, तो वो बिना किसी एक कारण के मुसलमानों को रक्त नहीं मतलब बहाना चाहते हैं। फिर फिरोज शाह एक कट्टरवादी था। उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाई। यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि जो जजिया ब्राह्मणों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इससे पहले कौन शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया? ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ये बता चुके हैं आपको। तो इससे पहले किसने जजिया लगाया था? और ब्राह्मणों पर इन्होंने जजिया लगाई, याद रखिएगा। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जजिया में शासकों के नाम दे देगा, तो आपको देखना होगा कि किसने लगाया। तो आप याद रखिएगा कि ब्राह्मणों पर इन्होंने जजिया लगाया था। वो जो आरसी मजूमदार, रमेश मजूमदार जो इतिहासकार हैं, उनका कहना था कि इस युग को महान धर्मांध या इस क्षेत्र में सिकंदर लोधी और औरंगजेब का व्यग्रस्त है। यानी कि सब युग के सबसे बड़े धर्मांधे, क्योंकि इन्होंने इतनी कट्टरपंथी या क्योंकि इन्होंने अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करने के लिए इन्होंने इतना मतलब इन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए ऐसी पॉलिसीज लेके आए, तो इनको महान धर्मांध कहा गया है। और ये कहते हैं कि सिकंदर लोधी, क्योंकि वो भी एक कट्टर शासक थे। औरंगजेब, जब हम मुगल पीरियड पढ़ेंगे तो वो भी मुगल पीरियड में आप देखेंगे कि उनकी पॉलिसी जैसी, वो भी एक बहुत कट्टर शासक थे। तो ये उन सबसे भी एक तरीके से आगे इस क्षेत्र में कहते हैं उनके अग्रज, यानी जिन्होंने ऐसा स्टार्ट किया वो ये थे। आगे हम देखते हैं, ये इंग्लिश में स्लाइड आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने अगर कर की बात करें, क्योंकि कोई भी अगर टैक्सेस वगैरह जो भी होते हैं कर, तो अगर उसकी बात करें तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस्लाम के अनुसार इन्होंने 4 करों की बात की कि ये सिर्फ 4 कर ही वसूल करेंगे, जिसमें खराज, जजिया, ज़कात और खुम्स है। तो खराज खराज इन्होंने लिया, जजिया लिया जो कि इन्होंने ब्राह्मणों पे लगाया, ज़कात और खुम्स। खुम्स का अगर हम बात करें तो खुम्स क्या होता है? जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध में जो लूटपाट हो रही है जो वो उसका, तो उसको खुम्स कहा जाता है, जिसमें जनरली क्या 4/5 जो होता है वो सैनिकों का होता है और 1/5 स्टेट को जाता है। और कुछ शासकों ने इसका मतलब उल्टा ही किया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने 1/5 सिर्फ सैनिकों को दिया और 4/5 उन्होंने अपने पास रखा। और इन्होंने जवाबित यानी कि जो गैर मुसलमानों के लिए मतलब जो नियम थे, राज्य के नियम थे, वो इन्होंने लागू करवाए। और ये कभी कभी टर्म पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा, जवाबित ये टर्म है जिसका क्या होता है? कानून, जो राज्य के नियम होते थे किन के लिए? गैर मुसलमानों के लिए, वो इन्होंने लागू करवाए थे, उनको जवाबित कहते हैं। तो ये टर्म क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो इसको याद रखिएगा। जवाबित क्या होते हैं? कानून जो किसके लिए? गैर मुसलमानों के लिए जो नियम थे वो। फिर इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब जो ऋण दिए थे, तकावी ऋण, यानी कि जो कृषि में उन्होंने सुधार के लिए जो ऋण दिए थे, तकावी या सौंधा ऋण, उनको इन्होंने माफ कर दिया। ये इनका एक कार्य था। पूछता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस शासक ने जो तकावी और सौंधार ऋण थे वो माफ कर दिए। और क्वेश्चन ये भी बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि सौंधार क्या है? सौंधार क्या है?
तो ये अगर क्वेश्चन आए तो आप याद रखिए क्या है, ये ऋण है। तो ऋण किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उसने दिए थे वो। फिर इन्होंने जो नहरों, क्योंकि इन्होंने नहरें बहुत बनवाई थी, हम आगे बताएंगे आपके, तो इन्होंने जो नहरों का निर्माण करवाया था, इन्होंने एक नया उस पे कर उन्होंने लगाया था, हाबिस शर्ब। हाबिस शर्ब नाम का इन्होंने उस पे कर्ब लगाया। और ये क्या होता था, जो उपज यानी कि जो लैंड प्रोड्यूस होगा उसका 1/10 पार्ट होता था, यानी 10वां हिस्सा है, 1/10 पार्ट होता था। और इसका क्या नाम है, हाबिस शर्ब। तो याद रखिएगा हाबिस शर्ब कौन सा, जो भूमि है, उष्री भूमि की उपज उसको कहते हैं, उसका 10वां हिस्सा। तो जो नहरों द्वारा सिंचित भूमि है उस पे जो कर लगाया जाता है उसको हाबिस शर्ब कहते हैं। और वो कितना होता था, उपज का 1/10, यानी कि 1/10 उसका पार्ट होता था, वो क्या होता था, हाबिस शर्ब। और फिरोज शाह ने क्या किया, जो सरकारी पद थे उनको फिर से वंशानुगत कर दिया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो खत्म मतलब चीज को एंड कर दिया था कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए, हेरिडिटरी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने क्या किया, फिर से उन सरकारी पदों को वंशानुगत कर दिया। और सैनिकों को जो वेतन यानी कि जो नकदी में उसने वेतन देना स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से जो स्टार्ट हुआ, उसकी जगह उन्होंने फिर से उन्हें जागीर उनको देना शुरू कर दिया, यानी कि जागीर देने की प्रथा उन्होंने फिर से उसको स्टार्ट कर दिया। ये इन्होंने ऐसी नीति अपनाई। ये इंग्लिश में स्लाइड है, ये देख लिया। फिर आगे, फिर इनकी आत्मकथा, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कि फुतुहाते फिरोज शाही ये किसकी पुस्तक है। या कभी पूछ लेगा कि फिरोज शाह की जो उनकी अपनी आत्मकथा है उसका क्या नाम है, तो ये याद रखिएगा क्या, फुतुहाते फिरोज शाही, ये इनकी आत्मकथा थी। जिसमें इनका क्या स्टेटमेंट था कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ। मतलब कि जो इन्होंने हेरिडिटरी या ये किया था कि या फिर जो एक तरीके से उसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी डिसेबल थे या जो लोग सेवा नहीं दे सकते उनको उनको हटा दिया था। तो ये कहते हैं कि जब अल्लाह ऐसा कुछ नहीं करता है तो मैं ऐसा क्यों करूं। और अब इसको आप देख सकते हैं कि एक पॉलिसी, क्योंकि अब इनको सेना तो इनको नहीं चाहिए, युद्ध में इन्होंने पार्ट नहीं लिया, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं लेके आए हैं, तो इनको सेना की इतनी कोई जरूरत, तो इससे पूरा इन्होंने जो ये पॉलिसी थी कहीं ना कहीं ये डिग्रेड ही कर रही थी। क्योंकि अगर फिर से वंशानुगत बना दिया है या फिर उनको कोई भी अपनी जगह पे किसी को भी भेज सकता है, तो अगर सैनिक ही कैपेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रशिक्षित सैनिक है जिनका प्रशिक्षण हुआ है, जिनको नियुक्त किया गया है, अगर वो अपनी जगह पर किसी को भी भेजेंगे तो उससे पूरी सेना पे असर पड़ेगा। तो अगर कोई एक्सपेडिशन हो रहा है तो वो एक अच्छे से वो फ्रूटफुल नहीं होगा, मतलब शायद सक्सेसफुल ना हो, तो उस पर बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट होता है। और उन्होंने फिर से वही सारा पॉलिसी मतलब पूरा एक तरीके से स्टार्ट कर दिया, जो पूरा सैनिक का वंशानुगत और सारा वो सब उन्होंने कहा। तो देखिए यहाँ लिखा भी कि वो अपने पुत्र दामाद किसी एजेंट को भी अपने स्थान पर भेज सकता था, इन्होंने ये सब स्टार्ट किया। अब ये जो चीज है एक तलाक, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। तो जो सैनिक होते थे उनको जो वेतन मिलता था, वेट, तो एक मिनट, तो जो सैनिक होते थे उनको जो वेतन मिलता था ना, तो उसकी मतलब उसको एक लेने के लिए एक पत्र होता था जिसको दिखाकर वो अपना वेतन प्राप्त कर सकते थे। जो राज्य था, मतलब एक तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जिसके जिसके अकॉर्डिंग आप जाकर अगर उसको दिखाएंगे तो अधिकारियों से अपना वेतन ले सकते हैं, तो वो इतलाक होता था, या वो उसको हुंडी जो कहते हैं वो। तो ये याद रखिएगा कि इतलाक क्या है, कि एक ऐसा पत्र या राजस्व अधिकारियों से जिससे आप अपना वेतन प्राप्त कर सकते हैं, ये इतलाक होता था। इत्तला करना एक तरीके से, इतलाक। तो इंग्लिश में स्लाइड है। फिर अफीफ के अनुसार, जो अफीफ है, जो शमशेद सिराज अफीफ जो तारीख फिरोज शाही लिख रहे हैं, उन्होंने एक बताया कि एक बार क्या होता है कि जो घुड़सवार होता है, उसको एक टनका दिया, क्योंकि और वो मतलब रिश्वत देने का है। उन्होंने मतलब उस चीज को आके जब उसको उनको पता चला इस बारे में, तो मना करने की बजाय उन्होंने, क्योंकि किसी एक अधिकारी ने जो सेनापति उनसे रिश्वत मांगी थी, तो उसको मना करने की बजाय या दंडित करने की जगह उन्होंने क्या किया कि लो जो पैसा वो आपसे मांग रहा है वो उसको दे दिया, यानी वो एक टंका उसको दे देते कि आप जाइए और उसको दे दीजिए। तो ये एक बहुत ही एक तरीके से गलत उन्होंने चीज की, मतलब उस चीज को दंडित किया जाना चाहिए था, दंडित ना करके उन्होंने और उस चीज को बढ़ावा दिया। तो जो ये ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी होते हैं, इन्होंने पूरे जो राज्य की जो मतलब जो भी जितना राजस्व था उसका उन्होंने आकलन किया था। तो इनके अकॉर्डिंग जो फिरोज के शासन में जो वार्षिक आय थी वो 6 करोड़ 25 लाख टन का थी।
और ये किसके अकॉर्डिंग, ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी, इन्होंने ही पूरा आकलन किया था। और फिरोज ने उसकी का मतलब फिरोज ने ही इनको ये कार्य सौंपा था कि ये पूरे राज्य की जो आय है उसका वार्षिक आय को कैलकुलेट करें, ये बताएं उसके बारे में, तो उन्होंने बताया था। फिर जो टकसाल अधिकारी, टकसाल क्या होता है, जहाँ कॉइन्स मिंट होते हैं, यानी जो मिंटिंग होती है कॉइन्स की, वो कहाँ, जिसको क्या कहते हैं, टकसाल। तो वहाँ का जो अधिकारी था उसका क्या नाम था, कज्र शाह। तो ये याद रखिएगा, पूछ ले कि अगर टकसाल अधिकारी कौन था तो कौन था, कज्र शाह था। फिर उसने क्या किया, इन्होंने एस्टेब्लिश बहुत इस जगह, अगर कंस्ट्रक्शन या जो के बारे में बात करें, ये सब तो इनके काल में ये बहुत ग्रोथ देखा गया आर्किटेक्चर वगैरह का। तो हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर दिल्ली, और फिरोज शाह कोटला में, क्या दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला है, इसमें इन्होंने मतलब नगर बसाए, ये बहुत सारे इन्होंने जो सिटीज हैं उनको एस्टेब्लिश किया। और ये जो फिरोजाबाद है जो उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, वो भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया। और अगर जौनपुर की बात करें तो इनके जो, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये शासक बने, तो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम था, जोना खां। उनका जो एक नाम था, मूल नाम जोना खां था, फखरुद्दीन जोना खां, तो उनके नाम पर इन्होंने जौनपुर को एस्टेब्लिश किया। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जौनपुर किसने एस्टेब्लिश किया ये भी पूछ लेता है, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और किसके नाम पर एस्टेब्लिश किया, तो अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खां के नाम पर इन्होंने वो एस्टेब्लिश किया था। और कहते हैं कि अगर पूरा आकलन किया जाए तो लगभग 300 नगरों की इन्होंने स्थापना की थी। आगे, ये इंग्लिश में स्लाइड है, ये देख लीजिएगा। फिर हम जैसा बता रहे थे आपको कि इनके काल में उन्होंने नहरें बहुत बनवाई। तो उसने कौन कौन सी जो मेन जो है वो उनके बारे में बात करते हैं। जो 5 बड़ी नहरें हैं वो कौन सी थी, वो देखिए, दिल्ली से यमुना से हिसार तक, जिसको उल्लुख खानी नहर कहते हैं, रजवाई नहर जो सल्तनत से गग्गर तक थी, सिरमौर सतलज से हांसी तक, और गग्गर से फिरोजाबाद, और यमुना से फिरोजाबाद, यानी कि ये 5 ऐसी नहरें इन्होंने बनवाई। और एक क्वेश्चन जो आता है, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने स्टार्ट किया था, तो वो किसने किया था, ये आप हमको, हम इस पहले बताए हैं, कमेंट में बताइए हमको। हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो किसने बनवाई थी सबसे पहले नहर, तो नहरों का विकास किसने स्टार्ट किया, तो ये आप हमको कमेंट में बताइए। और अगर सबसे ज्यादा ये इन नहरों का नाम आए, जैसे उल्लुख खानी नहर है, ये राजवाही नहर जो कि 96 मील की थी, यानी कि 96 मील लंबी थी। और उल्लुख खानी जो सबसे लंबी नहर थी, वो कितने की थी, 150 मील लंबी थी। तो इनको, इनका नाम याद रखिएगा, अगर सबसे लंबी नहर का नाम आए तो कौन सी, उल्लुख खानी नहर थी वो। फिर इसने जो नहरों का निर्माण किया है वो कहाँ से, एक सोर्स क्या है उसका, यहया बिन अहमद सरहिंदी की जो पुस्तक है तारीख मुबारक शाही, उससे हमें जो इसने पूरी नहरें निर्माण की है, जो नहरों का विकास इसने किया है, उसके बारे में हमको यहया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही से पता चलता है। ये याद रखिएगा। ये अगर ऐसे भी ना पूछे कि सोर्स के बारे में, तो क्वेश्चन, ये बुक भी इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे बुक भी पूछ सकता है, ऑथर कौन है, बुक किसका है। तो ये याद रखिएगा कि यहया बिन अहमद हिंदी की बुक है, क्या नाम है, तारीख मुबारक शाही। और इससे ही हमको किसके बारे में, नहरों के बारे में पता चलता है, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। फिर इसने बहुत सारे बागों को लगवाए थे, जो कि 1200 बाग इसमें कहते हैं कि इतने सारे इसने बाग लगवाए थे। और उनसे कितना आय होता था, तो 1,80,000 टन की आय होती थी उससे। तो इसने कितने, 1200 बाग लगवाए, जिसने इस निर्माण के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा कार्य था। तो इंग्लिश में स्लाइड आप ये देख सकते हैं। फिर इन्होंने किसका, फिरोजशाही मदरसे की स्थापना की, मदरसा, और जिसके कौन प्रधानाचार्य थे, तो वो कौन थे, जलालुद्दीन रूमी। तो इन्होंने किसकी, फिरोजशाही मदरसे की स्थापना की थी, और जिसके प्रधानाचार्य कौन थे, जलालुद्दीन रूमी। और इल्तुतमिश ने जो मदरसा दिल्ली के में जो मदरसा था उसको फिर से शुरू किया, इल्तुतमिश के द्वारा जो बनवाया गया, तो उसके मदरसे को उन्होंने फिर से शुरू किया। और होज शम्स या होज अलाई का पुनर्निर्माण कराया। ये जो होज अलाई था, ये होज शम्स, उनका उसने फिर से पुनर्निर्माण कराया, ये याद रखिएगा। और कुश के शिकार, यानी कि जो शिकार के लिए महल था उसको कुश के शिकार कहा है, तो उसका निर्माण किसने कराया, ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया। अच्छा बताइए, कुश के लाल किसका महल था, ये कुश के कसर भी बोलते हैं, कुश के शिकार किसका महल था ये। तो अगर ना आए कुश के शिकार किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। फिर क्योंकि
क्योंकि एक तरीके से एक धर्मांधी थे, ये बहुत ज़्यादा कट्टर थे, तो ये क्या चाहते थे, उलेमाओं यानी जो थियोलॉजियंस होते हैं उनकी प्रशंसा प्राप्त करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे क्या कार्य किए, तो जो उड़ीसा में जो जाजनगर जो स्थान है उस पर आक्रमण किया, और जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई। या फिर जो कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर है जो नगरकोट के नाम से जानते हैं हम, उसको भी इन्होंने तुड़वा दिया था। और वहां से ये क्या, बहुत सारी संस्कृत की जो स्क्रिप्ट थी या जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये उनको वहां से ले आए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिएगा कि कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर को किसने ध्वस्त करवाया था, इन्होंने, या पुरी के जगन्नाथ मंदिर को, या उड़ीसा में जाटनगर पर इन्होंने आक्रमण किया था। और ये सब ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो उलेमा थे या ये अपने आप को सच्चा मुसलमान बताना चाहते थे, ये सब चीजें, क्योंकि ये ऐसा सब इन्होंने इस वजह से किया कि एकदम ये अपने आप को बता सके कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, यानी कि अगर मैं हिंदू माँ से भी उत्पन्न हूँ तो कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान सच्चा ही। फिर फिरोज शाह तुगलक जो ऐसा पहला ऐसा सुल्तान था जिसने उलेमाओं को इतनी मतलब महत्ता दी, इतनी अधिक उनको को महत्व दिया। वो ये ऐसे शासक थे। और फिर इसके टाइम में जो सैयद मोहम्मद है, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम क्या है, महदी आंदोलन। वो इनके टाइम में शुरू होता है, और जिसको क्या, जो फिरोज शाह तुगलक है वो बहुत कठोरता के साथ उसको दबा देते हैं। ये इंग्लिश में एक स्लाइड है, ये आप देख लीजिएगा। फिर जो हज, जो मुसलमानों में जो हज होता है, जो उसकी व्यवस्था भी, यानी कि जो उसमें जो भी खर्च आता है उसको वो क्या, कौन कौन वहन करेगा, वो राज्य वहन करेगा। ऐसे ही इन्होंने अपने तरफ से एक इनिशिएटिव लिया कि जो हज की व्यवस्था मतलब ये शासक ही करेगा। और ये करने वाले भी ये पहले शासक थे जिन्होंने ऐसा किया। फिर इन्होंने, ये हम बता रहे थे कि इनके टाइम में दीवाने बंदन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछ लेता है कि दीवाने बंदन का जो एक डिपार्टमेंट है वो किसने एस्टेब्लिश किया था। तो वो कौन करे, फिरोज शाह तुगलक। और वो क्या था, गुलामों का बहुत शौकीन था, इसलिए उसने एक विभाग बनाया जहाँ गुलाम रखे जाते थे। और उसमें कितने इसके पास गुलाम थे, 1,80,000 इतने इसके पास गुलाम थे। और जिसमें से कितने, जो 12,000 जो गुलाम थे उनको क्या, शिल्पियों के रूप में इसने कारखानों में लगाया। कि ये दीवाने बंदरगाह से, इसी में से जो 1,00,000 सॉरी 1,00,000 कह रहे हैं, 12,000 जो गुलाम थे उनको शिल्पी के रूप में इसने कारखाने में लगवाया था। और इसने जो दासों का निर्यात था, यानी कि उनका एक्सपोर्ट पर या व्यापार पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। फिर ये दीवाने खैरात की इन्होंने स्थापना की, जो किसके लिए था, जो अनाथ लोग हैं या वो जो विधवा मुस्लिम स्त्रियां हैं उनकी सहायता के लिए एक ऐसा विभाग इन्होंने बनाया। क्या नाम था उसका, दीवाने खैरात। तो ये याद रखिएगा। और जिसके अंदर उनका विवाह मतलब शादी उनकी कराई जाती थी, या जो गरीब मुस्लिम लड़कियां होती थी उसमें की मतलब जो विवाह में उसकी बहुत मदद करता था। तो ये दीवाने खैरात विभाग पूछ लेगा तो याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, अनाथ और विधवा मुस्लिम की स्त्रियों की सहायता के लिए ये दीवाने खैरात विभाग का इसने एस्टेब्लिश किया था। फिर इसको सल्तनत का जयसिंह भी कहा जाता है। ये पूछ लेता है कि किस शासक को सल्तनत का जयसिंह किया जाता है। अब क्योंकि जयसिंह किस लिए जाने जाते हैं, इनके जो बहुत सारे जो साइंटिफिक फील्ड में, टेक्नोलॉजी में इन्होंने बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए थे, तो इसलिए सल्तनत पीरियड में अगर किसी का नाम आता है तो फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि वो बहुत एक तरीके से उनका बहुत ज्यादा उनको नॉलेज थी साइंस के बारे में। तो इन्होंने इस चिकित्सा शास्त्र वगैरह इस सब का ज्ञाता थे। तो इनको इसलिए क्या कहा जाता है, सल्तनत का जयसिंह भी इनको कहा जाता है। इंग्लिश में है स्लाइड। फिर इन्होंने क्या क्या था, जो दिल्ली में फिरोजाबाद में इन्होंने नक्षत्रशाला इन्होंने स्थापित करवाई थी। ये जो समय सूचक उपकरण होता है, जल घड़ी जिसे कहते हैं, या ताश घड़ियाल, उसका इन्होंने विकास करवाया था। इन्होंने दारुल सफा चिकित्सालय का इन्होंने निर्माण करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो दारुल सफा एक चिकित्सालय है उसका निर्माण किसने करवाया था, इन्हीं के टाइम में हुआ है। फिरोज शाह तुगलक उसका निर्माण करवा रहे हैं। फिर उन्होंने सबसे पहले मदिरा विभाग की स्थापना की, या फिर एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, कौन कर रहा है, तो वो ये कर रहे हैं। और वृद्धावस्था की पेंशन के लिए क्या दीवाने इश्तियाक का एस्टेब्लिशमेंट किया, और निर्माण हुआ, क्योंकि इतने सारे निर्माण ये करवा रहे हैं। तो शोहराते आम, यानी कि वृद्धावस्था में पेंशन हेतु अगर किसी विभाग की जो नाम आता है तो दीवान इश्तियाक, शोहराते आम किस लिए, कि सार्वजनिक निर्माण के लिए, यानी PWD वाला जो डिपार्टमेंट है वो ये शोहराते आम ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और एक इन्होंने क्या किया ताकि जो
क्योंकि जितना निर्माण का कार्य हो रहा है उसके लिए एक अच्छे शिल्पी हो, उसके लिए कारीगर अच्छे हो, तो इन्होंने क्या किया, मतलब जो शिक्षा हो उसमें क्या हो, व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, ताकि इनके पास ऐसे लोग हों, वो स्किल्स हों लोगों के पास, तो उसके लिए उन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, राजस्थान का जो राजस्व है, यानी कि जो राजस्थान से इनको राजस्व आ रहा है उसको पूरा तरीके से उसको दीवाने खैरात के लिए इन्होंने दान कर दिया। तो ये सब इन्होंने किया। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, चिकित्सालय भी पूछ लेता है। मदिरा विभाग का तो खैर इतना नहीं, लेकिन अनुवाद विभाग का क्वेश्चन बनता है। और ये दीवाने इश्तियाक, शोहरात आम या दीवाने खैरात, दीवाने बंदरगाह, तो अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है, फिरोज शाह तुगलक से ही रिलेटेड है। और ये भी याद रखिएगा कि कौन सा विभाग किस चीज के लिए है। जैसे अगर दीवाने इश्तियाक आए तो वृद्धावस्था की पेंशन है, अगर शोहरात आम आए तो क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग है। तो ये सब याद रखिएगा। ये देखिए इंग्लिश में स्लाइड है, यहाँ देख लीजिएगा। फिर गया में जो एक सूर्य मंदिर है, वहां पर जो संस्कृत शिलालेख है उसमें इनका नाम आता है 2 बार। तो पूछ सकते हैं कि कौन सा शिलालेख रिलेटेड है, तो वो देख लीजिएगा। और फिरोज ने क्या, एक श्रीपाल चरित जो है उसके लेखक कौन, जैन राजशेखर, इनको इन्होंने सम्मानित करवाया था। तो ये याद रखिएगा, किसके लेखक हैं, श्रीपाल चरित के जैन राजशेखर, और इन्होंने इनको सम्मानित करवाया था। फिर मलिक गाजी शहना, वो क्या थे, इनके प्रमुख वास्तुकार थे। अजुद्दीन खालिद खानी इनके राज कवि थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनका एक पुस्तक का भी नाम आता है, दलियाल ने फिरोज शाही। तो वो इस अजुद्दीन खालिद खानी है, इनके राज कवि थे। और मलिक गाजी शहना कौन थे, इनके वास्तुकार थे, यानी एक शिल्पी। और फिके फिरोशाही नाम की जो पुस्तक है, फारसी भाषा में इन्होंने उसको एक तरीके से, उसमें क्या है, इस्लामिक कानूनों का संग्रह, वो इन्होंने तैयार करवाया। क्या है ये किताब, पुस्तक का नाम याद है क्या, फिक ए फिरोशाही, जो कि फारसी भाषा में है। और इसमें ये क्या है, इस्लामिक कानूनों का संग्रह है, वो इन्होंने तैयार करवाया था। और अब जो हम अनुवाद विभाग की बात कर रहे थे, वो क्योंकि जो ये कांगड़ा से जो ये सारी डॉक्यूमेंट्स ले गए थे, उनको इन्होंने पूरी तरह से ट्रांसलेट करवाया था। तो वही अनेक संस्कृत ग्रंथों को इन्होंने किससे, फारसी में अनुवाद करवाया। और बर्नी, ये हम आपको पहले बता चुके, इससे पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि जो तारीख फिरोशाही वो 2 लेखकों ने लिखी है, एक तो बर्नी ने और एक शमसे शिराज अफीफ ने। और इसमें क्या जो तारीख है बर्नी, जो बर्नी की तारीख फिरोशाही, उसमें का उसके प्रथम 6 वर्ष में, यानी कि 1351 से 1356 तक का इतिहास बर्नी की तारीख फिरोशाही में, उसका बाद का जो सारा इतिहास है वो सिराज अफीफ की तारीख फिरोशाही में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में स्लाइड है। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेता है, शंशगनी नाम का, और वो सिक्का इन्होंने चलवाया, वो किस चीज का था, चांदी का सिक्का था। कैसा सिक्का था शंशगनी, चांदी का सिक्का था। और उसका मूल्य कितना था, 6 जीतल के बराबर। इसका मूल्य 6 जीतल के बराबर था। फिर एक हस्तगनी नाम का सिक्का था, जिसको चिहल भी कहते हैं, और उसका 8 जीतल के बराबर मूल्य था। यानी कि अगर 6 जीतल का, तो इक्वल्स टू क्या, शंशगनी। और अगर 8 जीतल की बात करें तो वो क्या था, हस्तगनी। जीतल, तो हस्तगनी एक सिक्का है, वो इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये जो शंशगनी सिक्का है बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा, चांदी का वो सिक्का था जिसका मूल्य क्या, 6 जीतल के मतलब बराबर था। और जो अफीफ है उसके अनुसार इन्होंने क्या चलाया, अद्दा और बिक नाम के इन्होंने 2 सिक्के, कैसे थे वो, तांबे के सिक्के, तांबे के 2 अद्दा, और बिक नाम के 2 सिक्के चलाए। और जिनका क्या, जो अद्दा है यानी कि वो हाफ, और बिक यानी कि 1/4, इनका एक तरीके से इनका क्या कहते हैं, मूल्य था। 1/4 इसका जीतल का मूल्य था। तो ये इसके सिक्के हैं, शंशगनी आप याद रखिएगा, हस्तगनी, बिक, अद्दा, ये सब इन्होंने चलवाया। शंशगनी चांदी का सिक्का है, जो बिक और ये अद्दा है, ये किसके, ये तांबे के सिक्के हैं। इसके बाद हमें बता रहे थे, ये पुस्तक दलियाल फिरोशाही, जो किसने, इनके जो राज कवि थे अजीजुद्दीन खालिद किरमानी, ये इन्होंने है। इन्होंने मतलब इसको अनुवाद किया था, ये फारसी में अनुवाद किया हुआ है। जो संस्कृत के ग्रंथ थे जो फिरोज शाह लेके आया था, उसको इन्होंने जो फारसी में अनुवाद किया है, उसका उसको क्या कहते हैं, दलियाल फिरोजशाही के बाद। फिर क्या बोलते हैं, कैप्स्टन नाम का एक उपकरण था, ये यंत्र जो था, उससे इन्होंने क्या किया था, जो जो स्तंभ थे, अशोक के स्तंभ थे, उनको ये कहाँ से, अंबाला जिले से, जो अंबाला के टोपरा नामक स्थान से, और जो दूसरा मेरठ से, इनको कहाँ ये लेके आया था, इनको ये दिल्ली ले आया था।
तो उनको ये कहते हैं कि जो अंबाला से जो टोपरा नामक स्थान है वो, और दूसरा जो मेरठ से, उन दो जो उसके शिलालेख थे, अशोक के जो स्तंभ लेख थे, सॉरी, उनको ये कहाँ लेके आ जाता है, ये दिल्ली लेके आता है। और किस यंत्र का उसमें इस्तेमाल हुआ था, वो कैप्स्टन है, हवीद। और ये जो कैप्स्टन है, इसका जो सचित्र वर्णन किसमें मिलता है, सीरत ए फिरोजशाही नाम की पुस्तक में मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो कैप्स्टन का जो सचित्र वर्णन है किसमें मिलता है, सीरत ए फिरोजशाही। कभी कभी क्या करते हैं, मैचिंग देते हैं तो उसमें दे देता है कि ये जो यंत्र है कैप्स्टन, ये किससे मेल होगा। तो वो आप याद रखिएगा कि अगर कैप्स्टन की बात हो रही है तो किससे, सीरत ए फिरोजशाही में इसका सचित्र वर्णन है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये है, ये इंग्लिश में स्लाइड है, ये देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक इसका जो टाइम पीरियड है तुगलक का, उसको क्या कहते हैं, एक सेकेंड, वजीर का, जो वजीर है, वजीर पद का, उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। और जो इसमें मलिक मकबूल नाम के इनके जो शासक थे, सॉरी शासक कह रहे हैं, सॉरी, इनके वजीर थे, इनके काल में इन्होंने इसको, इनके वजीर थे, और इनको क्या, खाने जहाँ की इसने उपाधि दी थी, खाने जहाँ की इसने उपाधि इनको दी थी। तो फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं, वजीर पद का उसको स्वर्ण युग कहा गया है। क्योंकि इसके टाइम में जो जो वजीर था उसका पूरा चर्म उस्कर पे, यानी कि पूरे टॉप पर इसका वो था, और वो अपने वजीर को बहुत ज्यादा मानता था, उसको भाई तक कह के वो पुकारता था। और इसका ये जो अगर बात करें, जो मलिक मकबूल है, ये क्या था, ये जो वारंगल के जो शासक थे, प्रताप रुद्र देव, वहाँ मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने जब वहाँ उसको, प्रताप रुद्र देव के टाइम में उसको भेजा था बकाया वसूल करने के लिए, वहां से इसको पकड़ा गया था। और इसका रियल नेम क्या था, नाग्य, ये रहा नाग्य गन्ना, इसका रियल नेम था, नाग्य गन्ना इसका रियल नेम था। और जो जब ये 1369 में इसकी मलिक मकबूल की इसकी मृत्यु हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसका क्या था, उपाधि क्या थी, खाने जहाँ की इसको उपाधि दी थी। और ये कहाँ से रिलेटेड था, ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, एक काकतीय राज्य का एक ब्राह्मण था, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर इसका इसका जो मकबरा है, इसकी पहला अष्टभुजाकार मकबरा था। तो ये याद रखिएगा कि पूछ लेता है, तो अष्टभुजाकार मकबरा किसका था पहला, तो खाना जहाँ तेलंगानी था, जो इन्होंने खुद, इसने किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और ये कहाँ है, फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास में, हौज खास जो है, वहाँ इसका ये मकबरा बनवाया था। फिर ये अपने नाम के साथ इसने क्या किया था, अपने सिक्कों पे, फिरोज शाह तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी, इसने किसको, फतेह खां को इसने बनाया था। लेकिन बाद में कब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद इसका पुत्र कौन, तुगलक शाह, यानी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से फिर इसने अपने उसको उत्तराधिकारी घोषित किया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अष्टभुजाकार मकबरा पूछ लेता है, तो किसका था, खानेजहाँ तेलंगानी का। फिर इसके टाइम में मतलब इसके बाद जो होता है 1398 में, किसका, तैमूर का आक्रमण हो रहा है। और उसके टाइम पे दो जो शासक थे वो थे, कौन था, जो दिल्ली में थे वो नासिरुद्दीन तुगलक, वो रूल कर रहा था, और फिरोजाबाद में नुसरत शाह वो रूल कर रहा था। और ये कहते हैं कि 15 दिन तक ये रहता है, और दिल्ली में रहता है, डेज तक। और वहां पर ही पूरा लूटपाट करता है, और बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त करता है, सब चीजों को ध्वस्त कर देता है। और 15 दिन तक ये दिल्ली में रहता है। उसके बाद 1412 तक आखिरी जो शासक है वो रहते हैं, उसके बाद इस डायनेस्टी का एंड हो जाता है। और फिर एक दौलत खान लोधी नाम के जो व्यक्ति होता है उसको शासक बना जाता है, दौलत खान लोधी, जो 14 से 14 तक रूल करता है। और ये यहाँ पे हमारा तुगलक डायनेस्टी एंड हो जाता है। तो ये आज हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा, उसकी पॉलिसीज वगैरह उस सब के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसके बारे में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।